नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी आप सभी का स्टडी IQ PCS पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 भाग 1 का जो संवैधानिक पार्ट है, यानी कि संविधान क्या कहता है भारत के अंदर नए राज्यों के गठन के लिए, उनके नाम में बदलाव के लिए, साथ में उनमें अगर सीमाओं में बदलाव करना तो उसके संदर्भ में क्या कहता है, ये सारी जानकारी हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ ली थी। आज जरा थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही एक बात तो तय थी कि हम लोग क्या करेंगे, एक नया अपना फेडरेशन बनाएंगे, यानी कि ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर स्ट्रक्चर तो फेडरल होगी, यानी कि राज्य जरूर बनाए जाएंगे, ये तो तय था, लेकिन राज्य किस आधार पर बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी समस्याएं थी। पहली बात तो ये थी कि राज्य किस आधार पर बनाए जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसके साथ साथ कुछ और समस्याएं, जैसे कि उस समय पर 552 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। पहली बात तो उनको भारत संघ में लाने में बड़ी मुश्किल हुई, सरदार पटेल का अपना अहम रोल था, लेकिन फाइनली हम उनको वहाँ पर लेकर के आगे कन्विंस करने में हम कामयाब रहे। अब यहाँ पर कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो आने को तैयार नहीं थे, जैसे हैदराबाद, तो इनको हमने पुलिस एक्शन के द्वारा समझाया कि देखो आपको यूनियन के अंदर आना है, फाइनली आ गए। जूनागढ़ की बात करें तो वहाँ पर रेफरेंडम करा दिया, यानी कि जनमत संग्रह करवा दिया, और जनमत के बाद फिर आपको पता है कि जूनागढ़ के जो नवाब थे वो भाग गए पाकिस्तान, कुत्तों को ले गए, बीवी छोड़ गए अपनी, वो कहानी आती है। ऐसी करके बात करते हैं कश्मीर, तो कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन यानी कि विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ के अंदर हम लोगों ने शामिल कर लिया। और फिर फाइनली जो आज का आप मैप देखते हैं वो मैप लगभग दिखाई देने को मिल जाता है। जैसे कि ये मैप आप देखेंगे, ये तो आज का मैप है आपका, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर हम चलें, मतलब ये मैं ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये पुराना ही मैप मैंने यहाँ पर दिखाया कि ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जो ये येलो वाला पोर्शन है ये तो आता है ब्रिटिश इंडिया का, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू में, स्काई ब्लू, ये है अपने प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि उस समय के रजवाड़े, ये उस समय की व्यवस्था थी। अब हमें इससे थोड़ा सा आगे चलना है, इतिहास में तो जाना नहीं है, लेकिन हमको राज्यों के गठन के संदर्भ में जानकारी चाहिए तो वो पढ़नी है। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो समस्या ये पड़ी कि हम लोग नया राज्य तो बनाएंगे किस आधार पर। तो एक डिमांड होने लगी कि भाई देखो, आप नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर दीजिए। अब उस समय के हमारे भारत के संविधान के साथ में देश के फाउंडिंग फादर्स थे, उनको बड़ी समस्या हुई कि यार ये कैसे पॉसिबल है। वैसे तो राज्य जब भी बनते हैं वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर बनते हैं, लेकिन ये भाषा के आधार पर ये कैसे सॉल्व होगा। तो शुरुआत में जब ये मांग की गई तो इसको मना कर दिया गया, लेकिन जहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, लोकतंत्र होता है, जनता की आवाज़ अगर ज़्यादा उठती है, ज़्यादा मांग किसी चीज़ की होती है तो उसको फिर सुना जाता है। तो उस मांग को सुनते हुए देश के अंदर धर आयोग का गठन किया गया। धर कमीशन जून 1948 के अंदर बना दिया गया। अब इसके अंदर सरोज कुमार धर अध्यक्ष थे, एस के धर, इसीलिए इसका नाम पड़ा धर आयोग। तो धर आयोग ने अपना काम किया, काम करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 के अंदर पेश की, और पेश करते हुए इन्होंने कहा कि देखो सर, ऐसा है कि आप भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि भारत के अंदर असंख्य भाषाएं हैं। तो होगा क्या कि थोड़ी देर के बाद आपको हर 10 से 12 किलोमीटर और भाषा बदल जाएगी तो राज्य बदल जाएगा। तो होना तो क्या चाहिए, हम राज्य क्यों बना रहे हैं? हम राज्य इसलिए बना रहे हैं ताकि प्रशासन करने में सुविधा हो सके, लोगों का विकास हो सके, देश का विकास हो सके, डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा राज्य बन जाएं तो फिर वहाँ पर उनको आपस में कोऑर्डिनेट करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ इस बात को मना कर दिया। सरकार ने इस रिपोर्ट को माना, लेकिन देश के अंदर इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, यानी कि ये जो मांग थी उग्र हो रही थी। तो इसी आधार पर फिर जो है जेवीपी कमेटी जो है, जेवीपी समिति जो है, वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी, ये कांग्रेस पार्टी की अपनी समिति थी, जेवीपी समिति, इसका गठन किया गया दिसंबर 1948 के अंदर। आप देखेंगे कि जब धर आयोग की रिपोर्ट आती है दिसंबर 1948 में, उसी समय पर जेवीपी समिति का गठन कर दिया जाता है। अब इसका नाम क्यों है जेवीपी? क्योंकि यहाँ पर 3 मुख्य मेंबर, जिसको आप देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। अब होता क्या है कि जिस भी आयोग की हम बात करें, आयोग का जो नाम होता है वह उसके अध्यक्ष के नाम पर पड़ता है, जैसे कि धर आयोग। लेकिन यहाँ पर तीनों में से कोई भी अध्यक्ष नहीं, कोई भी चेयरमैन नहीं है, तो फिर तीनों का इनिशियल निकाल दिया जेवीपी, यही बन गया जेवीपी आयोग। इन्होंने अपना काम किया, काम करने के बाद अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते, यानी कि भाषा जो है कोई भी आधार नहीं हो सकता राज्य बनाने का, इन्होंने क्लियर कट मना कर दिया। लेकिन समय बदला, और समय बदलने के साथ साथ फिर कुछ घटनाएं हुई, और घटना के साथ साथ अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भारत के अंदर एक ऐसा राज्य बनाया गया जो भाषा के आधार पर बना, यानी कि पहला भाषाई राज्य अगर भारत के अंदर कोई है तो वो आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन अक्टूबर 1953 के अंदर हो गया था। अब कहानी क्या थी, देखिए उस समय का आप मद्रास प्रांत देखेंगे,
ऐसा क्यों हुआ पहले तो समझ लीजिए। मन में क्वेश्चन होगा कि सर देखो धर आयोग ने मना कर दिया, जेवीपी समिति ने मना कर दिया, सारे एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं, फिर ये क्यों मनाना पड़ गया। तो भाई देखो उस समय का मद्रास प्रांत, जैसे कि आज का मद्रास, अगर आप देखिए मद्रास मतलब मैं चेन्नई की बात नहीं कर रहा, मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ। पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ में कुछ और क्षेत्र, इसको मिला करके मद्रास बनता था। अब यहाँ पर दो प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे, एक तमिल और एक तेलुगु। अब ये तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये तो प्लस पॉइंट है। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपके पास होगी उतना ही आप रिच होंगे, क्योंकि आपके पास नए तरह के आइडिया होते हैं, नया कल्चर होता है, तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर चीज़ों को आप मोनोटोनस रखेंगे तो ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये तो एक अच्छी बात थी, लेकिन समस्या क्या थी, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट, आपका तमिल और तेलुगु का कॉन्फ्लिक्ट। तेलुगु लोगों को लगता था भाई हमको जो है प्रशासन में, नौकरियों में, राजनीति में हर जगह पीछे रखा जाता, तो अपन क्या करेंगे, नया राज्य बनाएंगे। अब ये नए राज्य की मांग इन्होंने अपने नेता पोट्टी श्री रामुलु, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, गांधीवादी नेता थे, उनके सामने जा करके रखी। उन्होंने कहा बोले कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी बात सुन लिया हूँ और इसके बाद जो है आपका काम करूँगा। तो इन्होंने मीटिंग्स की, मिले आकर के दिल्ली में नेताओं से, लेकिन इनकी जो मांग थी, कौन सी वाली मांग, भाषा के आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए अलग से राज्य है, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। पंडित जी बोले देखो आप कैसी बातें कर रहे हो, एक्सपर्ट्स ने मना कर दिया, मेरी तरफ देखो मैंने मना कर दिया, जेवीपी आयोग ने मतलब मना कर दिया, फिर भी आपको नया राज्य चाहिए यार, गलत बात है ना। तो ये बात इनको मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने कहा बोले देखो ऐसी बात नहीं है, अपन वचन दे चुके हैं, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब कि मैं अपनी जनता को वचन दे चुका हूँ, तो अब तो राज्य लेकर के रहेंगे। वो एक मूवी में डायलॉग था ना सलमान खान का, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ऐसा कुछ इन्होंने कर दिया था जाकर के वहाँ पे। तो फिर इन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया, और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए इन्होंने एक भूख हड़ताल करी। 56 दिन की भूख हड़ताल रही। इनको लगा सरकार आएगी, लोगों को लगा सरकार आएगी, दिल्ली से कोई नेता भगाएगा, जूस वूस पिलाएगा, कुछ बात बनेगी। बात बन नहीं पाई, लेकिन हुआ क्या, इनकी मृत्यु हो गई। और याद रखना, जब भी किसी स्टॉलवर्ड लीडर की मृत्यु होती है या फिर किसी, आप देखते ना किसी बाबा को पुलिस अरेस्ट कर ले तो उसके चेले चपाटे भटक जाते हैं। तो ऐसे ही करके यहाँ पर ये थे स्टॉलवर्ड गांधीवादी नेता, अपना कद इनका राजनीति के अंदर, एक योगदान भारत के अंदर इनका रहा, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके जो फॉलोअर्स थे भटक गए, तो फिर वो क्रांति भड़क गई, यानी कि एक आगजनी इत्यादि की घटना है वो साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिली। फिर ये बात दिल्ली तक पहुंची कि साहब पंडित जी आपको लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब साउथ वाले ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारे नेताजी चले गए, अब हमको बड़े नेताजी से मिलना है। तो फिर सरकार ने, कहने का मतलब सरकार के ऊपर दबाव बना, और दबाव में आकर के सरकार ने फिर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कर दिया। अब आपने एक व्यक्ति की मांग मान ली है, अब ये अकेले नहीं थे राज्य मांगने वाले, पूरे भारत के अंदर से बार बार मांग हो रही थी कि हमको चाहिए नया राज्य, भाषा के आधार पर नया राज्य। सब अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जमा करवा रहे थे, हमको भी चाहिए भाई। तो जो सबके सब डिमांड कर रहे थे, अब सरकार के ऊपर दबाव बना कि भाई एक की बात मान ली तो बाकी बुरा मान जाएंगे। बोले ये क्या लगता है, आपके खास आदमी है क्या, आप इनकी बात मान रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, हम आपके अपने नहीं है। तो पंडित जी ने कहा सब अपने हो, सबका ध्यान रखा जाएगा। तो फजल अली आयोग बनाया गया, फजल अली की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। इसके अंदर 2 और सदस्य थे, आप नाम याद रखेंगे, KM पन्नेकर, HN कुजरू। इन्होंने अपना काम किया, काम करके अपनी रिपोर्ट पेश की। कब, सितंबर 1955 में। अब इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि भाषा के आधार पर राज्य ना बने, इस बात को तो हम कतई नकार नहीं सकते। मतलब क्या है, राज्य तो बनेंगे भाषा के आधार पर। क्यों, क्योंकि अगर मना कर देंगे तो पिछले वाला वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी वाले भड़क जाएंगे। तो देश को आगे चलाना है, नया नया देश बन करके आया है। अब यह आंदोलन में उलझ जाएगा तो विकास कैसे करेगा, तरक्की कैसे करेगा, राजनीति हावी हो जाएगी चीज़ों के ऊपर। तो सॉल्यूशन क्या दिया गया, इन्होंने कहा कि भाषा एक आधार हो सकता है राज्य बनाने का, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन पंडित जी को इन्होंने खास बात से अवगत कराया कि साहब देखो भाषा के आधार पर आप इमोशनल मत हो जाना, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, ये फॉर्मूला कभी मत अपना लेना। मतलब एक भाषा एक राज्य का फॉर्मूला आप कभी नहीं अपनाएंगे। यानी कि एक क्षेत्र के अंदर जो बहुसंख्यक लोग भाषा बोलते हैं, ज़्यादा बोलने वाली जो भाषा है, उसके आधार पर आप राज्य गठन कर देंगे। अब एक एक भाषा के लिए राज्य गठन करेंगे तो फिर से वही इनकन्वीनियंस हो जाएगी। जो पुराने जो आयोग बैठे हैं, आपने इतना संघर्ष किया, वो सब संघर्ष खराब हो जाएगा। इनकी बात को स्वीकार किया गया। अब इसके साथ साथ इनकी कुछ और रिकमेंडेशंस भी थी। इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आप जो है 16 राज्यों का गठन कर दीजिए। साथ में कुछ और रिकमेंडेशंस भी। सरकार ने इनकी रिपोर्ट को स्वीकार किया। रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, उस समय की जरूरत थी उसके हिसाब से देश की संसद ने मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करते हुए भारत के अंदर 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया गया।
आज का जो पॉलिटिकल मैप भारत का आप देखते हैं वो वास्तव में 7वें संविधान संशोधन 1956 से रीड्रॉ किया गया था। हालांकि अभी भी ये जारी है, जैसे कि 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करके यूटी बना दिया गया, तो ये अलग कहानी थी। कहने का मतलब ये रीड्रॉइंग अभी भी जारी है। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, देश के अंदर पहले 14 राज्यों का गठन किया गया। अब 14 से लेकर जो आज तक के उनको मैं बता दूंगा, तो बाकी जो घट जाएंगे उनका नाम आपको पता लगेगा। शुरुआत में 14 कौन से थे। अब 6 यूटी, ये जान लीजिए कि 6 यूटी कौन कौन सी बनाई गई थी। उस समय पर 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए भाई। कौन कौन से, सबसे पहले आपका दिल्ली, अंडमान निकोबार, साथ में लक्षद्वीप। ये सुन लेना भाई, लक्षद्वीप क्या है ये लक्षद्वीप का पुराना नाम है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड आमिनदीवी। ये है तीसरा यूनियन टेरिटरी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। आज के टाइम पर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों के तीनों राज्य हैं, लेकिन शुरुआत में इनकी स्थापना एज ए यूनियन टेरिटरी की गई थी। तो 6 यूटी शुरुआत में बनाई गई थी। अब समय आगे बढ़ा तो सरकार को ये लगा कि भाई देखो अब क्या होगा कि अब किसी प्रकार से देश के अंदर नए आंदोलन नहीं होंगे। तो हुआ क्या, 1960 में ये सरकार का भ्रम टूट गया। कैसे कि भाई आप पहले एक की मांग को स्वीकार कर चुके हैं, और ये जो राज्यों की मांग थी सिर्फ एक जगह से नहीं थी, बाहर हर जगह से हो रही थी। जैसे कि उस समय का बॉम्बे प्रांत, यानी कि आज का महाराष्ट्र गुजरात आप मिला देंगे तो उसको मिलाकर उस समय का बॉम्बे प्रांत बनता था। यहाँ पर मराठी क्षेत्र के लिए अलग मांग थी, और इस मांग को स्वीकार किया गया। और उसी प्रकार से देखो गुजरात को जो है भारत के 15वें राज्य के अंदर इस रूप में स्थापित कर दिया गया। जो बॉम्बे था उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तरफ महाराष्ट्र, दूसरी तरफ गुजरात। तो 15वें राज्य के रूप में गुजरात सामने आ जाता है। अब दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, ये वो क्षेत्र हैं प्यारे बच्चों जो शुरुआत में यानी कि 1947 के बाद भारत के साथ नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पर पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगालियों का शासन चलता था। तो बाद में हमने उनको खाली करवाया, यहाँ से भगाया। अब जब इनको भारत के अंदर लिया तो शुरुआत में तो एक्वायर्ड टेरिटरी रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत एक सॉवरन कंट्री है, तो किसी भी क्षेत्र को अपने अंदर विलय कर सकता है। लेकिन बाद में उसको हम देखेंगे कि इसको राज्य बनाना है, यूटी बनाना है, तो ये निर्णय बाद में लिया जाता है। तो 1961 में दादरा नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया। ऐसे ही करके गोवा, जो आज के टाइम पर तो राज्य है, लेकिन शुरुआत में आप देखेंगे 1961 में इसे 12वें संविधान संशोधन के द्वारा यूनियन टेरिटरी के तौर पर घोषित कर दिया गया था। इसके बाद अगर आगे चले तो यहीं पर 1962 के अंदर, 1962 के अंदर आप देखेंगे पुडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी के नाम से जानते थे, पुडुचेरी, जहां पर फ्रेंच शासन चलता था, यानी कि फ्रांस का शासन चलता था, उनसे हम लोगों ने इसे वापस लिया और यहाँ पर हम लोगों ने 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुडुचेरी को यूटी बनाया। साथ में इनको अपना विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर भी हम लोगों ने प्रदान किया। उसी प्रकार से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ आए, नॉर्थ ईस्ट के तरफ जाएंगे तो आज के टाइम पर 7 सिस्टर स्टेट्स, आप इनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, तो 7 राज्य। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक राज्य हुआ करता था जिसको आप असम कहा करते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हॉस्टिलिटीज, जैसे कि नागा लोग ये कहते हैं भाई हमारा कल्चर अलग है, हमको अपना अलग रहना है, तो इनकी मांग को स्वीकार किया गया। हालांकि नागा जो पूरा ये मूवमेंट है, ये मैं आपको आने वाली किसी न किसी क्लास में जरूर बताऊंगा। जितने ही मूवमेंट भारत के अंदर है, चाहे वो नागा मूवमेंट है या फिर मिजोरम को लेकर के है, वो सारे मूवमेंट मैं आपको कराऊंगा, इसी सेशन में कराऊंगा, 2 बजे वाले सेशन में कराऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल एक थोड़ा सा लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। चलिए, तो नागालैंड को जो है असम से अलग करके 16वें राज्य के रूप में 1963 के अंदर स्थापित कर दिया गया था। इसके बाद पंजाबी क्षेत्र के अंदर मांग थी कि पंजाबियों के अलग से पंजाबी सूबा होना चाहिए। तो फिर जो उनका हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र था यानी कि हरियाणा, 17वें राज्य के रूप में 1966 में स्थापित किया गया। अब यहाँ पर एक जो दुख दर्द था वो चंडीगढ़ को लेकर के था कि चंडीगढ़ किसके पास रहेगा। हरियाणा वाले कहते थे हमारे पास रहेगा, पंजाब वाले कहते थे हमारे पास रहेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि किसी के पास नहीं रहेगा, हमारे पास रहेगा, हम इसको यूटी बनाएंगे और दोनों की क्या बना देंगे, कंबाइंड कैपिटल बना देंगे। तो आप मौज लीजिए। अब हिमाचल प्रदेश जो पहले आप देखते हैं 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यूटी बनाया गया था, उसे 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा 18वें राज्य के रूप में बना दिया गया। उसी के साथ साथ मणिपुर, त्रिपुरा आप देखेंगे, मेघालय देखेंगे, 1972 में राज्य बने, फिर 1975 में सिक्किम को आप समझ लीजिए जरा। देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो सिक्किम जो है भारत के साथ नहीं आ पाया। इन्होंने कहा जी हम अलग रहेंगे। तो यहाँ पर चौग्याल वंश के राजा शासन किया करते थे, अब ये अलग रहे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ की जो असेंबली थी, यहाँ के जो लीडर थे, उनको समझ में आया कि हमको ऐसे नहीं रहना, हमको भारत के साथ जाना चाहिए। तो
तो 1974 में एसोसिएट स्टेट के तौर पर भारत के साथ में शामिल हुए, लेकिन फाइनली इनको समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, परमानेंट अब मेंबर बन जाते हैं। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 22वें राज्य के रूप में सिक्किम जो है भारत के अंदर शामिल हो जाता है। याद रखना, ये वो राज्य था जो 1947 के साथ भारत यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं था, 1975 में यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गया था, 22वां राज्य। ठीक है, आइए इसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ पर 1987 में नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और साथ में गोवा जो पहले यूटी था, बाद में 25वें राज्य के रूप में 1987 में इसको स्थापित कर दिया गया। सन 2000 में अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पर 3 नए राज्य हमारे कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इनको स्थापित किया गया। पहले तो इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको उत्तराखंड नाम बदल दिया गया। और 2014 में हालांकि आंध्र प्रदेश की उस समय की असेंबली नहीं चाहती थी, काउंसिल भी नहीं चाहती थी कि तेलंगाना का निर्माण किया जाए, लेकिन फिर भी तेलुगु मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पर क्या किया गया, ये तेलंगाना का निर्माण भारत के अंदर किया गया। और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य जिसको धारा 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, यानी कुछ इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हुआ करते थे, तो विशेष दर्जे का राज्य का जो दर्जा इसको मिला था उसे समाप्त किया गया। और उसकी समाप्ति के साथ साथ इसको एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। इसके साथ साथ एक और बदलाव, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तरफ बनता है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा बनता है यूटी ऑफ लद्दाख। ये बदलाव जो है 2019 के अंदर आते हैं। फिर 2020 में अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गुजरात का जब आप मैप देखेंगे तो वहाँ पर दोनों जगह दिख जाएंगी, छोटी छोटी जगह हैं। इनका प्रशासन पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी के तौर पर चलता था। अब देखो, छोटी जगह का आप शासन चलाएंगे तो फिर शासन को क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी होती है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, बिना मतलब का एक्सपेंस, प्रशासन को एक्सपेंड करना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बदलाव किया गया कि भाई इनको आप इकट्ठा कर दीजिए। तो 2020 में देश की संसद ने दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को एक कंबाइंड यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ये कुछ थे जो राज्य भारत के अंदर बने। अब आज के टाइम पर आप देखते हो तो 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। लेकिन जब आप देश के अंदर राज्यों के नाम की बात करते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि देश के अंदर राज्यों का नाम बदलने का काम करती है देश की संसद। अब भारत के अंदर समय समय पर देश के अंदर राज्यों का नाम बदलाव हुआ, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पहले आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश है, पुराने टाइम पर इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। तो इसको जो आप देखिए 1950 के अंदर, वैसे तो इसका इतिहास आप जाएंगे तो और भी पीछे चला जाता है, लेकिन हम उतनी पीछे नहीं जाना चाहते, हम तो आज़ादी के बाद की बात करना चाहते हैं। तो 1950 में इसका नाम आप देखते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस से, संयुक्त प्रांत से बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ऐसे ही करके 1969 में मद्रास प्रांत नाम बदल करके तमिलनाडु, और फिर 1973 के अंदर मैसूर प्रांत जो हुआ करता था उसको कर्नाटक कर दिया गया। और एक यूनियन टेरिटरी जिसको मैंने लिखवाया था शुरू में, 1956 के अंदर यूटी बनाई गई थी, उससे पहले भी यूटी थी, लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड आमिन दीवी, इसका नाम बदल करके रखा गया लक्षद्वीप। क्या रखा गया, लक्षद्वीप इसका नाम रख दिया गया। अब इसके आगे चलते हैं तो दिल्ली को लेकर के बदलाव हुए, जैसे कि पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हुआ करता था, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बना दिया गया एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। और यहाँ पर दिल्ली को लेकर के एक और बदलाव था, यानी कि यहाँ पर पहले लोगों को रिप्रेजेंटेशन वहाँ की विधानसभा में नहीं मिलता था, मतलब विधानसभा का कंसेप्ट ही नहीं था। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के अंदर विधानसभा का गठन किया गया, ये प्रावधान किया गया कि यहाँ के विधानसभा के अंदर 70 सदस्य होंगे, जिनमें से 7 सदस्य मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, यानी कि एक मुख्यमंत्री उसके साथ में 6 और मंत्री हो सकते हैं। यह प्रावधान दिल्ली को लेकर के किया गया। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न एग्जाम में आया कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को विधानमंडल प्रदान किया गया था। ठीक है, अब यूटी के संदर्भ में क्या प्रावधान होते हैं, राज्य के संदर्भ में क्या प्रावधान होते हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि देखो, जब आप यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जब आप भारतीय संघ की बात करते हैं, तो वहां पर एक तरफ राज्य आता है, दूसरी तरफ केंद्र आता है, क्योंकि वहां पर यूटी का कंसेप्ट नहीं होता। यूटी जो है वो डायरेक्ट केंद्र के अंदर आता है, तो उसमें ये सीन नहीं बनता है। अब नेक्स्ट जो राज्य था वो उत्तरांचल था, ये बन गया भाई उत्तराखंड, और फिर उड़ीसा जो आज के टाइम पर ओडिशा के नाम से जाना जाता है। अब ये सिर्फ फाइनाइट लिस्ट नहीं है, कहने का मतलब क्या है, कुछ और बदलाव जो समय समय पर लगातार हो रहे हैं। अभी भी भारत का नक्शा सारणी की स्थिर है, समय समय पर अभी भी विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न राज्यों की मांग हो रही, जैसे कि आप गोरखालैंड की मांग देखें, विदर्भ की मांग देखें, मराठवाड़ा की मांग को देखें, तो विभिन्न राज्यों की मांग अभी भी हो रही है। अब यहाँ पर जो कुछ खास मूवमेंट्स हैं, यानी कि जो खास आंदोलन है राज्यों गठन को लेकर के, वो मैं आपको आने वाली क्लास में जरूर कराऊंगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और
अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो आप मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक, यानी कि 2 बजे दोपहर को शुक्रवार को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।